अल्लाहू अकबर, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, यहूदियों पर लानत, इस्लाम को फतह, ये नारे हूती विद्रोहियों के झंडे पर लिखे होते हैं। यमन की राजधानी सना के गली कूचों में ये नारे सरेआम देखने को मिलेंगे। हूती कौन हैं, ये सवाल फिर उठा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 15 मार्च को ट्रुथ सोशल पर लिखा, हूती आतंकियों, तुम्हारा वक्त खत्म, हमले आज से बंद करो। फिर ऐलान किया, मैंने अमेरिकी फौज को हुक्म दे दिया है, यमन में हूती आतंकियों पर जोरदार और निर्णायक हमला शुरू करें। 15 और 16 मार्च को अमेरिका ने यमन में हूती कब्जे वाले इलाकों पर 47 एयर स्ट्राइक्स किए। अमेरिका का कहना था कि हूती लीडर्स उसके निशाने पर हैं। हूतियों का दावा इसके उलट है। उनका कहना है कि हमले में बच्चे भी मारे गए, कुल 53 लोगों की मौत हुई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। जवाब में हूतियों ने भी अमेरिका की 2 वॉरशिप पर हमला किया है, ऐसा उनका दावा है। ये डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन है। दोनों तरफ से हमले अब भी जारी हैं। लेकिन ये हूती कौन है? अमेरिका हूती लीडर्स को मारना क्यों चाहता है? इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या लेना देना है? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए ज़रूरी है यमन में हूती विद्रोह की कहानी समझना। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। मिडिल ईस्ट का एक कोना है यमन। उत्तर में सऊदी, पूरब में ओमान और बाकी 2 तरफ समंदर। इसी यमन के उत्तर पश्चिम में बसा है एक शहर सेदा। यहीं 1990 के दशक में शुरू हुआ एक स्टूडेंट मूवमेंट, द बिलीविंग यूथ। लीडर थे हुसैन बेदरदीन अल हूती। मकसद जायजी इस्लाम का पुनर्जागरण। जायदी शिया इस्लाम की एक शाखा है। एक दौर में यमन में 1000 साल तक जायदी शासकों की हुकूमत चली, मगर 1962 में आखिरी शासक इमाम अहमद की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। जायदी सुल्तान का ताज गिरा और देश सिविल वॉर में धंस गया। यमन 2 हिस्सों में बंट गया, नॉर्थ और साउथ। दक्षिण में सोवियत समर्थित ताकतें थीं, उत्तर में कबीलों और सेना का दबदबा। 1978 में नॉर्थ यमन में एक आर्मी अफसर राष्ट्रपति बना, अली अब्दुल्लाह सालेह। बाद में नॉर्थ और साउथ यमन का विलय हुआ, नाम पड़ा रिपब्लिक ऑफ यमन। मगर सत्ता असल में अली अब्दुल्लाह सालेह के हाथ रही। सालेह ने सऊदी के साथ मिलकर यमन में सुन्नी सलाफी सोच को बढ़ावा दिया। इसके बरक्स इधर जायदियों का वजूद सिकुड़ने लगा। हाशिए पर जाते जायदियों के बीच अल हूती ने अपनी तहरीक तेज की, युवाओं को जोड़ना शुरू किया। संगठन बना दी बिलीविंग यूथ। ये संगठन यमन के उत्तर में धीरे धीरे फैलने लगा। सालेह सरकार से मांगें बढ़ी, मगर सुनवाई नहीं हुई। 10 सितंबर 2004 को सेना ने अल हूती को मार गिराया, लेकिन आंदोलन शांत नहीं हुआ। उनके नाम पर खड़ा हुआ हूती विद्रोह। साल दर साल सालेह सरकार और हूतियों के बीच झड़पें होती रहीं। सऊदी अरब ने खुलकर सरकार का साथ दिया, मगर हूतियों ने पहाड़ी इलाकों में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। 2010 में एक अस्थायी युद्ध विराम हुआ, लेकिन इसी दौरान मिडिल ईस्ट में आग भड़क चुकी थी। अरब स्प्रिंग, यानी वो दौर जब गद्दाफी जैसे तमाम तानाशाह नेस्तनाबूद हो रहे थे। यमन में भी सत्ता के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटा। राष्ट्रपति अली सालेह को हटना पड़ा। उन्होंने सत्ता अपने सहयोगी अब्दुराबुह मंसूर हादी को सौंप दी, लेकिन ये पावर ट्रांसफर ठीक से नहीं हो पाया। कई तरह की दिक्कतें थीं, अलकायदा, अलगाववाद, गरीबी, भुखमरी वगैरह वगैरह। इस खींचतान में हूतियों ने दोबारा अपने मोर्चे खोल दिए। मरीक ब्रांड अपनी किताब ट्राइब्स एंड पॉलिटिक्स इन यमन में लिखते हैं, हूती लड़ते रहे, लेकिन दुनिया की नज़र ज़्यादातर दक्षिण यमन की हलचलों पर थी। हूतियों की लड़ाई उत्तरी यमन के पहाड़ों में दबी रही। सरकार ने भी जानबूझकर खबरें रोकीं। दुर्गम रास्ते, कबायली रिवाज और सरकार की सेंसरशिप ने इस संघर्ष को बाहरी दुनिया से काट दिया। लेकिन 2014 में हूती दुनिया की नज़र में आए। सितंबर 2014 में राजधानी सना उनके कब्जे में आ चुकी थी। फिर ये दक्षिण की ओर बढ़े, अदन की ओर। कमज़ोर यमनी सरकार पीछे हटती रही। अब सत्ता हूती विद्रोहियों के हाथों में थी। दुनिया ने उस वक्त तक हूतियों को गंभीर नहीं माना। सबने कहा ये कबीलाई लड़ाके हैं, चप्पल पहनते हैं, इनके पास सस्ते हथियार हैं। मार्च 2015 में सऊदी अरब का एक 30 साल का शहजादा सामने आया, मोहम्मद बिन सलमान। उन्होंने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई का नेतृत्व किया। दरअसल उस वक्त यमन के राष्ट्रपति मंसूर हादी भागकर सऊदी अरब के पास गए थे मदद मांगने के लिए। सऊदी अरब को यकीन था कि हूती विद्रोहियों की मदद ईरान कर रहा है, शिया कनेक्शन। सऊदी और उसके सहयोगियों ने मिलकर यमन पर हवाई बमबारी शुरू कर दी, अमेरिका से मिली मदद और हथियारों के साथ। मकसद
हूतियों को पीछे धकेलना, वो सरकार वापस लाना जिसे हूतियों ने मुल्क से निकाल दिया था। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन डिसिसिव स्टॉर्म। योजना थी कि हूती विद्रोहियों को जल्द हरा देंगे, लेकिन योजना विफल हो गई। सऊदी सेना एक लंबे युद्ध में फंस गई, लड़ाई कई गुटों में बढ़ गई, अरबों डॉलर खर्च हो गए, यमन तबाही में डूबता गया। ये दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में बदल गया। सैकड़ों हजार लोग मारे गए, कुछ हिंसा से, कुछ भूख और कई बीमारियों से। फिर सऊदी अरब और यूएई ने कदम पीछे खींचे। धीरे धीरे सऊदी अरब ने हूती से बातचीत शुरू की। दूसरी तरफ वक्त बदला। ईरान ने चुपचाप हूतियों की ताकत में और बारूद भर दिया, उनका जंगी कारखाना और मजबूत कर दिया। हूती ताकतवर बनते गए, उत्तर यमन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। नक्शा देखिए, आज हूती एक शासन चलाते हैं उत्तरी यमन में। यमन की राजधानी सना भी उनके कब्जे में है। ये एक अर्ध राष्ट्र है। उनके पास भारी हथियार हैं, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, समंदर में विस्फोट करने वाली नावें, यानी चुनौती देने भर हथियारों की भरमार। यमनी सरकार के हाथ में दक्षिणी और पूर्वी इलाके हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता इसी सरकार के पास है। अदन इनकी अस्थायी राजधानी है। इसके अलावा कुछ हिस्से अलकायदा से लिंक रखने वाले गुट अंसार अल शरिया के हाथ में हैं। हूती अब अपने बनाए ड्रोन भी उड़ाते हैं, लंबी दूरी वाले ड्रोन। ये सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों तक पहुंच सकते हैं, यानी वो देश जो अमेरिका के बेहद करीबी हैं। वही देश जिन्होंने साल 2015 से हूती विरोधी सैन्य गठबंधन शुरू किया था। हूतियों के हाथ अब वहां तक पहुंचने को बेताब हैं, मगर ये बदलाव अचानक नहीं आया। इसके पीछे ईरान का हाथ बताया जाता है। अमेरिकी और पश्चिमी एशियाई खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान ने हूतियों को हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, तकनीक दी। हूती अब सिर्फ कबीलाई लड़ाके नहीं रहे, वे अब एक संगठित सैन्य ताकत बन गए हैं। इसे ईरानी रहबरी वाले एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा माना जाता है। इसी का हिस्सा हमास भी है, हिजबुल्लाह भी है। हकीकत के अब दूसरे सिरे पर चलिए। तारीख थी 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। बदले में इजराइल ने गजा में कयामत ढा दी। फिर हूती हरकत में आ गए, मैदान में उतरे, कहा हम फिलिस्तीनी लोगों के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि उनका मैदान अलग था, लाल सागर। दुनिया भर के व्यापार के लिए अहम रास्ते यहीं से होकर गुजरते हैं। हूतियों ने यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू किया। पहले कहा सिर्फ वही जहाज़ निशाने पर होंगे जो इजराइल जा या फिर आ रहे हैं। फिर कहा वो भी निशाने पर होंगे जो कभी इजराइल से जुड़े, सीधा या घूम फिर कर, कैसे भी। फिर क्या हुआ? अमेरिका ब्रिटेन के जहाज भी लपेटे में आ गए। इजराइल ने जवाब भी दिया, यमन पर बम बरसाए, हूती ठिकाने उड़ाए, पावर स्टेशन, बंदरगाह, एयरपोर्ट, मगर कामयाबी अधूरी ही मिली। सऊदी ने खुद को इससे अलग रखा। उसकी नज़र में अपनी सरहद की खामोशी इस लड़ाई से ज़्यादा अहम थी। जाहिर है हूती इजराइल पर हमले कर रहे थे, उस इजराइल पर जिसे सऊदी ने आज तक मान्यता नहीं दी। लेकिन सवाल है कि हूती जो दुनिया के एक छोटे से हिस्से पर काबिज हैं, वो अमेरिका जैसी विश्व शक्ति को भी कैसे परेशान कर देते हैं, इजराइल जैसी पावरफुल फोर्स से कैसे भिड़ जाते हैं? सारे सवालों का जवाब है लाल सागर। लेकिन सवाल यह है कि लाल सागर इतना अहम क्यों है? इसे और बेहतर समझने के लिए नक्शा देखिए। आपकी स्क्रीन पर इलाके दिख रहे हैं, लाल सागर और अदन की खाड़ी, अंग्रेजी में गल्फ ऑफ एडन। यहीं पर है स्वेज नहर। ये 1869 में बनकर तैयार हुई। ये हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन और भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है। हूती लाल सागर और गल्फ ऑफ एडन, अदन की खाड़ी में लगातार हमले करते हैं। इन दोनों को जोड़ता है बाब अल मंदब। ये स्ट्रेट आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये रास्ता हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के ठीक बीचों बीच से गुजरता है। इस रास्ते से ही भूमध्य सागर और हिंद महासागर के बीच जहाज़ों की आवाजाही होती है। खाड़ी से निकलने वाला तेल और गैस इन्हीं दो रास्तों से दुनिया तक पहुंचता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2023 में बाब अल मंदब से हर रोज़ 88 लाख बैरल तेल गुजरा। कुल जमा बात ये कि लाल सागर के रास्ते इस फानी दुनिया के कारोबार के नब्ज़ हैं। अच्छा, अगर ये रास्ता ना हो तो विकल्प क्या है? विकल्प है अफ्रीका के निचले सिरे से चक्कर काटना, केप ऑफ गुड होप से होकर। स्क्रीन पर फिर नक्शा देखिए। आप देख सकते हैं कि ये कितना लंबा रास्ता है। लंबा है तो खर्चीला भी होगा और वक्त भी ज़्यादा लेगा। जहाज़ को अफ्रीका का चक्कर काटना होगा, 4000 नॉटिकल मील लंबा चक्कर। इसमें 10 दिन ज़्यादा लगते हैं। तेल जो फूकेगा उसका हिसाब नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया से उत्तरी यूरोप सामान भेजना अब 3 गुना महंगा हो गया है। एक साल में 270% का इजाफा। ऐसे में लाल सागर का रास्ता अब भी चुना तो उसके लिए बीमा महंगा हो गया है। कई दफ़े नाविकों की जान पर बनाई, कई मारे गए,
कुछ अगवा भी हुए। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक 2023 से अब तक हूतियों ने 174 बार वॉरशिप्स और 145 बार व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाया है। इसके जवाब में अमेरिका ने अब तक क्या किया था? अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक टास्क फोर्स तैयार की, नाम दिया ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। अमेरिका, ब्रिटेन और उसके साथी देशों के जहाज लाल सागर में गश्त करने लगे। 2024 की पहली छमाही में दोनों देशों ने मिलकर हूतियों पर 5 से ज्यादा हमले किए। दूसरी तरफ इजराइल को भी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। इजराइल के लिए पहले ये डर दूर था। पहले हूती ड्रोन 10 घंटे लगाकर इजराइल के इलाके इलाद तक आते थे, ज्यादातर रास्ते में ही मार गिराए जाते। लेकिन जुलाई 2024 में एक ड्रोन पश्चिम से भूमध्य सागर के रास्ते आया, इजराइल की डिफेंस से बच निकला। राजधानी तेल अवीव में एक इमारत से टकराया, इसमें एक आदमी मारा गया और कई जख्मी हुए। अगले ही दिन इजराइल ने जवाब दिया, यमन पर पहली बड़ी कार्रवाई की। हूतियों के कब्जे वाले हुदैदा बंदरगाह पर बम बरसाए। रेड सी का ये बंदरगाह हूतियों की रीढ़ है। दिसंबर 2024 में हूतियों की एक मिसाइल को इजराइल ने हवा में रोक तो लिया, लेकिन उसका वॉर हेड जाकर एक स्कूल में गिरा। रात का वक्त था, स्कूल खाली था, लेकिन नुकसान बड़ा हुआ। एक और मिसाइल इजराइल की रक्षा प्रणाली से बच निकली, तेल अवीव के खेल मैदान पर आ गिरी। आसपास की इमारतें हिल गईं, 16 लोग घायल हो गए। गजा में हमास को और लेबनान में हिजबुल्लाह को पीछे धकेलने के बाद अब इजराइल का ध्यान यमन की तरफ बढ़ा है। लेकिन जानकार मानते हैं इजराइल ने कभी यमन को प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन चींटी ने हाथियों के नाक में दम कर दिया है। हालिया विवाद पर लौटें तो जनवरी 2025 में कुछ वक्त के लिए हूती हमले थम गए थे। क्यों? क्योंकि गजा में इजराइल और हमास में युद्ध विराम हुआ। तब हूतियों के लीडर अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा, हम युद्ध विराम पर नजर रखेंगे, अगर इजराइल ने उल्लंघन किया तो हम उनकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। लेकिन ऐसा करने की जरूरत मार्च तक तो नहीं आई। तो युद्ध विराम का पहला चरण कुछ एक विवादों के बावजूद पूरा तो हो ही गया, मगर 2 मार्च को इजराइल ने गजा में पहुंचने वाली मानवीय मदद पर ताले जड़ दिए। इसके जवाब में हूतियों ने 7 मार्च को इजराइल को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया, मदद फिर से शुरू करने को कहा। ऐसा नहीं करने पर हमले फिर शुरू करने की धमकी दी। हूतियों ने अभी हमले शुरू किए नहीं थे कि अमेरिका ने अब यमन में ऑपरेशन शुरू कर दिया और हूतियों के ठिकानों को तबाह करने में लग गया। हूती अमेरिका के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। उन्होंने जवाबी हमला भी किया है और इसे आगे भी जारी रखने का दावा कर रहे हैं। लेकिन वो अमेरिका का सामना करने के लिए कितने तैयार हैं? इस लड़ाई में क्या हो सकता है? इसका नतीजा क्या होने वाला है? क्या अमेरिका हूतियों को खत्म करने में कामयाब रहेगा या फिर सऊदी के जैसे उसे भी नुकसान झेलना पड़ेगा? जवाब के लिए एक्सपर्ट के पास चलते हैं। हमने इस पूरे विवाद के सिलसिले में बिट्स लॉ स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से बात की। हूथीज का ये कैलकुलेशन है कि अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स को वो संभाल सकते हैं। संभाल सकने से मतलब ये है कि चाहे सिविलियन कैजुअलिटीज हो, चाहे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हानि पहुंचे, हूथीज को ये लगता है कि वो इसे मैनेज कर सकते हैं। इसके बदले में वो ये चाहेंगे कि जितने भी अमेरिकन अटैक्स होते रहे, उसके बदले वो अरब वर्ल्ड में या फिर ईरान की तरफ या फिर पैलेस्टीनियंस की तरफ एक ये इमेज क्रिएट कर सकें कि पैलेस्टीनियंस के लिए लड़ने वाले वही अब सबसे आगे गुट हैं। तो ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, उनमें उनको लगता है कि जब तक अमेरिका के एयर स्ट्राइक्स होती रहेंगी, वो अपने हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहेंगे। अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी, ड्रोन को से अटैक करने की कैपेबिलिटी, वो एक जगह पे स्थिर नहीं होती है, वो उसको अलग अलग जगह पे मूव कर सकते हैं। और चाहे जितने भी अमेरिका के एयर स्ट्राइक्स हों, उसके बावजूद वो अपनी इन कैपेबिलिटीज को बनाए रखने का उनमें अभी कॉन्फिडेंस है। जहां तक बात है कि अगर अमेरिका के पास ये कैपेबिलिटी है कि नहीं है, अमेरिका के पास एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है एयर स्ट्राइक करने की। लेकिन एयर स्ट्राइक्स करने के लिए जरूरी है कि ग्राउंड पे इंटेलिजेंस हो, सैटेलाइट इंटेलिजेंस हो। और अगर हूथीज अपने मिसाइल्स को, अपने ड्रोन्स को और जो छोटे बोट्स के थ्रू भी अटैक करते हैं उनको मूव करते रहेंगे, तो अमेरिका के लिए मुश्किल होगा कि वो सिर्फ एयर स्ट्राइक्स के थ्रू हूथीज को कंप्लीटली हरा पाए। हूथीज इसी बात पे अपना पूरा प्लान उनका इसी बात पे टिका हुआ है कि अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन नहीं करेगा। अमेरिका के कोई भी पार्टनर अभी ग्राउंड इन्वेजन करने की हालत में नहीं होंगे। और अगर सिर्फ अमेरिका या नेटो कंट्री, जिसमें यूएस और फ्रांस, जिसमें यूके और फ्रांस भी आते हैं, अगर उनके थ्रू सिर्फ एयर स्ट्राइक्स होती हैं, तो हूथीज आर कॉन्फिडेंट कि वो इन एयर स्ट्राइक्स के खिलाफ भी इन एयर स्ट्राइक्स को संभाल सकते हैं और अपना अटैक कंटिन्यू रख सकते हैं। अब सवाल इसके आगे का। ट्रंप ने हूतियों को धमकी देते हुए ईरान पर भी उंगली उठा दी। बोले, ईरान सुन ले, हूती आतंकियों को मदद देना फौरन बंद करे। अमेरिकी जनता को, उनके राष्ट्रपति को, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी जीत मिली है, या हमारे जहाज़ों को आंख मत दिखाए।
अगर ऐसा किया तो हम इसका पूरा हिसाब देंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का जवाब भी आया है। उन्होंने कहा कि ईरान की विदेश नीति के बारे में निर्देश देने का अमेरिका को कोई हक नहीं है। पहले वो खुद इजराइल के आतंकवाद को फंड करना बंद करे और यमनी लोगों को मारना बंद करे। इसी बीच ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर डील के बारे में बातचीत करने का भी दबाव बना रहे हैं। ईरान इसके लिए राजी नहीं है। तो क्या हूथियों के खिलाफ अमेरिका का यह मिलिट्री ऑपरेशन ईरान को भी एक सिग्नल देने का तरीका है? ईरान जानता है कि अगर वो अमेरिका के साथ, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के साथ, अगर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे दोबारा से निगोशिएशन स्टार्ट करते हैं तो उन्हें 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें जितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था उससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए ईरान अभी उसका पार्ट नहीं बनना चाहता। ईरान के पास और कोई भी, ईरान को नहीं लगता कि अगर वो हूथीज को अपना सपोर्ट बंद कर दें तो उनको कोई भी फायदा मिल रहा है इस बात पे। इनफैक्ट अगर आप ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ईरान ये चाहेगा कि हूथीज अपना अटैक कंटिन्यूस करते रहें, कंटिन्यूसली करते रहें, और इनफैक्ट अगर हो सके तो उसे बढ़ाएं, ताकि ईरान फिर यूएस के साथ ये निगोशिएट कर सके कि अगर हम हूथीज को रोक रहे हैं तो उसके बदले में हमें और ज्यादा कंसेशन मिलना चाहिए, हमें इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना मिले और हमारे खिलाफ सैंक्शंस को रोका जाए। ये एक ऐसी चीज है जो प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं करना चाहेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि मिलिट्री थ्रेट देकर या फिर और भी ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन लगाकर वो ईरान को मजबूर करे कि वो हूथीज की तरफ जो भी अपनी सप्लाईज जाती हैं, जो भी मदद ईरान हूथीज की करता है, वो रोक दे। ईरान को ये लगता है कि हूथीज के पास मिसाइल बनाने की या फिर ड्रोन्स क्रिएट करने की, ड्रोन्स बनाने की इतनी कैपेबिलिटी तो हो गई है, तो वो एक लो इंटेंसिटी वॉरफेयर, ये जो रेड सी पे शिपिंग पे अटैक कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली चलता रहे, ताकि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है, खासकर यूके, यूएस और फ्रांस, इनके लिए हूथीज एक प्रॉब्लम बन नहीं रहे। जब तक हूथीज एक प्रॉब्लम बने रहेंगे ईरान को उससे इनडायरेक्ट फायदा होगा, तो इसलिए ईरान नहीं चाहेगा उन्हें रोके। और अमेरिका के पास फिलहाल इकोनॉमिक सैंक्शंस के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। वो अमेरिका सिर्फ ये कर सकता है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाए ईरान के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी फिलहाल सक्सेसफुल हो पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी दिनों में हूथियों को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ घोषित किया था। जो बाइडेन सत्ता में आए तो 2021 में एफटीओ का तमगा हटा दिया। कहा कि इससे यमन में मानवीय संकट और बिगड़ सकता है। मगर 2024 में हूथियों के बढ़ते हमलों के बाद बाइडेन ने उन्हें स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट SDGT लिस्ट में डाल दिया। यह तमगा आतंकी संगठन वाली लिस्ट में एफटीओ से नीचे आता था, लेकिन ट्रंप की वापसी के बाद अब हूथियों पर फिर से एफटीओ का ठप्पा लग चुका है। मकसद हूथियों की फंडिंग रोकना और ईरान पर भी दबाव बनाना। लेकिन असर यमन के आम लोगों और वहां पहुंचने वाली मदद पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि हूथियों का कंट्रोल यमन के बड़े हिस्से में है। बाइडेन प्रशासन ने हूथियों पर सीधी और भारी कार्रवाई से परहेज क्यों किया, और अब ट्रंप प्रशासन ने हूथियों पर बड़े पैमाने की सैन्य कार्रवाई के लिए ये वक्त क्यों चुना है? जी, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन्स हो, ये सोचना गलत होगा कि दोनों पार्टीज में से कोई एक, खासकर डेमोक्रेटिक पार्टी, वो हुथीज का सपोर्ट करते हैं। ये सोचना गलत होगा। मामला थोड़ा सा और पेचीदा है इससे। डेमोक्रेटिक पार्टी और खासकर प्रेसिडेंट बाइडेन को ये लगता था, उनका ये मानना था कि यमन की जो बहुसंख्या है, ज्यादातर पॉपुलेशन है, वो उस एरिया में रहती है जहां हुथीज का कंट्रोल है। अगर हुथीज को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता है, उसका मतलब ये होगा कि जितने भी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन यमन के तकरीबन 15 लाख लोगों को अभी ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा रहे हैं, वो उस एरिया में काम नहीं कर पाएंगे जहां हुथीज का कंट्रोल है, जिससे एक बहुत बड़ी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन सकता है। उस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोकने के लिए ही प्रेसिडेंट बाइडेन ने उनका स्टेटस थोड़ा नीचे किया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि मिलिट्री स्ट्राइक्स करके हुथीज की जितनी भी मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको वो नष्ट कर दें, ताकि इंटरनेशनल शिपिंग और इसराइल के लिए जो खतरा है वो खत्म हो जाए। हुथीज को पता है कि वो सिर्फ एयर स्ट्राइक से ये खत्म नहीं हो पाएगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो अप्रोच है उससे ना तो हुथीज की मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म होगी, बल्कि ये जरूर हो सकता है कि यमन में जो एक आपदा है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है भुखमरी की, वो और बढ़ सकती है। और इसी बात का फायदा हुथीज भी उठाते हैं। उनको पता है कि जितना भी इंटरनेशनल एड आती है उसके थ्रू लोगों को अगर खाना मिल रहा है तो लोगों का आक्रोश हुथी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होगा। और हुथीज कंटिन्यूसली एक स्टोरी अपने ही डोमेस्टिक ऑडियंस में ये स्टोरी फैला सकते हैं कि हमारी मुश्किलों का कारण इसराइल और अमेरिका है,
और वो इसलिए हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं क्योंकि हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। इससे फोकस लोकल प्रॉब्लम्स पे ना हो कि इंटरनेशनल इशू पे फोकस चला जाता है। हूथीज के लिए ये एक्चुअली पॉलिटिकली एक ज्यादा अच्छा नतीजा निकलता है, जिससे उनके खिलाफ डोमेस्टिकली उनके एरियाज में लोगों का आक्रोश ना बढ़े। हमारा बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। तारीख 16 मार्च, जगह पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत। पाकिस्तान आर्मी का एक काफिला बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से ताफ्तान की ओर निकला। काफिले में 8 बसें शामिल थीं। काफिला कुछ घंटों बाद क्वेटा से करीबन 150 किलोमीटर दूर बसे शहर नौशकी से होकर गुजर रहा था। तभी विस्फोटकों से लदी एक बस पाकिस्तान आर्मी की बस को टक्कर मारती है। तेज धमाका होता है, दोनों बसों से तेज लपटें उठती हैं। कुछ सेकंड्स गुजरे, फिर एक और धमाका, एक और बस खाक। कुछ पुलवामा जैसा हमला, मगर तैयारी उसके भी आगे की थी। काफिले की दूसरी बस को एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड या आरपीजी ने हिट किया है। बस के परखच्चे उड़ गए। हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने ली है। अटैक को जमीन पर बीएलए की सुसाइड बॉम्बर्स की यूनिट मजीद ब्रिगेड और फतेह स्क्वाड ने उतारा। अटैक का वीडियो बीएलए ने अपने मीडिया चैनल हक्काल पर शेयर किया है, वो आपकी स्क्रीन पर है। ये वही बीएलए है जिसने पिछले हफ्ते पेशावर जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक की जिम्मेदारी ली थी। दावा यह भी किया था कि उसने सभी 214 आर्मी के बंधुकों को मार गिराया है। वजह क्या रही? बीएलए के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने 48 घंटे में जेल में बंद बलोच नेताओं को छोड़ने की बात नहीं मानी थी, इसलिए उसने इन बंधकों को मारा। खैर, पाकिस्तान सरकार इन सभी दावों को नकारती आई है। 15 दिनों के अंदर ये बीएलए का दूसरा बड़ा अटैक है। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक अटैक में 7 आर्मी के सैनिकों की मौत हुई है और 30 घायल हैं। लेकिन एक और आंकड़ा है बीएलए का दिया हुआ। इसके मुताबिक काफिले में मौजूद करीबन 90 पाक सैनिकों की मौत हुई है। बीएलए ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह भी दावा किया है कि धमाके के बाद फतेह स्क्वाड ने काफिले को घेर लिया और सभी सैनिकों को मार गिराया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस अटैक को एक डरपोक कदम बताया है, साथ ही कहा है कि ये उनको आतंकवाद के खिलाफ हिला नहीं सकता। बीएलए बलूचिस्तान में सबसे एक्टिव और सबसे मजबूत विद्रोही समूह है जो अक्सर पाकिस्तानी आर्मी पर हमले करता रहता है। बलूचिस्तान ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है और तेल और खनिजों से भरपूर है। बीएलए का मकसद बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश बनाना है। बीएलए का कहना है कि बलूचिस्तान के कीमती प्राकृतिक संसाधन बलूचिस्तान के लिए हैं। पाकिस्तानी सेना के जनरल और पंजाबी अमीरों का तबका इन संसाधनों को अपनी विलासिता के लिए लूट रहे हैं। बीएलए के पास लगभग 5000 मेंबर हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं, जैसे कि लॉ स्टूडेंट्स और मेडिकल ग्रेजुएट्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आतंकवाद से प्रभावित देश है। पहला नंबर इसमें अफ्रीका के देश बुर्किना फासो का है। रिपोर्ट की माने तो 2024 में आतंकी हमलों में होने वाली मौत में 45% का इजाफा हुआ है। ये आंकड़ा 1000 के पार है, जबकि आतंकी हमले दोगुने हो गए हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? पाकिस्तान में सुरक्षा के खस्ता हाल के पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहला, देश के बुरे आर्थिक और राजनीतिक हालात। देश की नाजुक हालत के चलते बीएलए और टीटीपी जैसे संगठनों के लिए कोई एक्शन लेना आसान हो गया है। दूसरा, साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी। पाकिस्तान के विरोधी संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी का हौसला इसके बाद काफ़ी बढ़ा है। तीसरा, पाकिस्तान की चीन से दोस्ती। पाकिस्तान में चीन के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इनमें सबसे अहम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC। इस दोस्ती से अमेरिका खासा नाराज है, तो ये असर हुआ कि सुरक्षा के लिए अमेरिका से मिलने वाली रसद भी कम हो गई, जिससे पाकिस्तान का सुरक्षा तंत्र चरमराया हुआ है। आज की दूसरी सुर्खी, खुद को सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक बताने वाले देश अमेरिका से। कितना लोकतांत्रिक? खबर सुनने के बाद डिसाइड करेंगे। 16 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर एक ऑर्डर दिया। लैटिन अमेरिका के देश वेनेजुएला के एक गैंग के करीबन 200 मेंबर्स को वापस भेजने का ऑर्डर। गैंग का नाम है ट्रेन डे अरागुआ। ट्रंप ने पिछले महीने ट्रेन डे अरागुआ समेत 8 लैटिन अमेरिकी ग्रुप्स को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। ट्रंप के आदेश के बाद सभी आरोपियों को यूएस से सेंट्रल अमेरिका के देश अल सल्वाडोर की जेल में भेज दिया गया है, और ये तब जब अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने इनके डिपोर्टेशन पर रोक लगाई थी। लेकिन ट्रंप ने इन आदेशों को सीधे तौर पर मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में अमेरिका की न्यायपालिका और व्हाइट हाउस के बीच टकराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सरकारी वकीलों का कहना है कि जब अदालत ने 200 कथित गैंग मेंबर्स के डिपोर्टेशन पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया, मगर विमान उससे पहले ही उड़ान भर चुके थे। उनमें से एक विमान एल सल्वाडोर और दूसरा होंडुरस के लिए निकले थे।
दोनों ही सेंट्रल अमेरिका में पड़ते हैं और एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं। हालांकि इस पर व्हाइट हाउस की सफाई भी आई। सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी कहा, उनके मुताबिक सरकार ने कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना नहीं की है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। बाकी देश दुनिया के अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।